देखिए बच्चों, मैं राहुल सिंह केमिस्ट्री बाई राणा सर से आप लोगों को आवर्त सारणी के बारे में बताया जा चुका है। आवर्त सारणी को ड्रॉ करना भी सिखा दिया गया था। आज हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी के लक्षण, विशेषता और आवर्त सारणी के बारे में वो सभी चीजें जिसके बारे में भी आपको ज्ञान नहीं है। आवर्त सारणी के स्थिति, आवर्त सारणी की स्थिति, आवर्त सारणी में जो तत्व उपस्थित है उनकी स्थिति, आवर्त सारणी के बारे में सब कुछ जानने के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में आज हम आपको विस्तार से सब कुछ बताएंगे। तो सब कुछ जानने के लिए और समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और हर एक बात को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, आपके सामने मैंने एक आवर्त सारणी लगा रखी है। इसके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा जिससे आप सरलता से हर चीज को समझ सकें। मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में जब संशोधन हुआ तो दीर्घाकार आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी आपके सामने लाई गई, जिसका अध्ययन आज तक हम लोग करते आ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, आप लोगों के सामने आधुनिक आवर्त सारणी दिख रही है। इस आवर्त सारणी में आपको बताया गया था कि आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, आपके सामने दिख रही हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं। 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें हम आवर्त कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त 7 होते हैं। और यह भी बताया गया है कि आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं। ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं 18, इन्हें कहते हैं वर्ग। तो वर्ग आपके होते हैं 18। आवर्त सारणी के मुख्य लक्षणों में ये बातें बता दी गई थी। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और वर्गों की संख्या होती है 18। इसके बाद बताया गया था कि आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त होते हैं उसमें जो पहला आवर्त होता है इसमें तत्वों की संख्या 2 होती है। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। चौथे और पांचवें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है और छठवें और सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या 32 होती है। ये बातें आपको बता दी गई थी। तो आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18। पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं और छठवें और सातवें आवर्त में 32 तत्व होते हैं।
पहले आवर्त में जो दो तत्व होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तीसरे में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इस तरीके से दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। इसी तरह चौथे और पांचवें में आप काउंट करेंगे तो आपको 18 तत्व मिलेंगे, और छठवें और सातवें आवर्त में आपको 32 तत्व मिलेंगे। छठवें आवर्त में परमाणु क्रमांक 55 सीजियम, फिर 56 बेरियम, उसके बाद 57 से लेकर के 71 तक नीचे की श्रेणी में रखा गया है। 71 के बाद फिर से 72 से लेकर 86 तक छठवें आवर्त के सामने रखा गया है। इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। छठवें में 32 और सातवें में भी इसी प्रकार 32 तत्व है। जो पहला आवर्त है इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। पहले आवर्त को आवर्त जो पहला है उसे कहते हैं अति लघु आवर्त। अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे आवर्त को कहते हैं लघु आवर्त। चौथे और पांचवें आवर्त को कहते हैं दीर्घ आवर्त। छठवें और सातवें आवर्त को कहते हैं अति दीर्घ आवर्त। ये 7 आवर्त होते हैं। आवर्त 6 में परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 57 के आगे के 14 तक सीरियम, परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों के जो गुण होते हैं वो लैंथेनियम तत्व से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार परमाणु क्रमांक 89 के आगे 90 से 103 परमाणु क्रमांक तक के तत्व अर्थात थोरियम से लॉरेंसियम तक के तत्वों को एक्टेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके गुण एक्टेनियम तत्व से मिलते जुलते हैं। ये सभी आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण हैं। इन्हीं लक्षणों के क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला है अक्रिय गैस तत्व। अक्रिय गैस तत्व। दूसरा है सामान्य तत्व। तीसरा है संक्रमण तत्व। चौथा है आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया। अक्रिय गैस तत्व, नोबल गैस कहते हैं, इनर्ट गैस है। सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व। इन तत्वों में अक्रिय गैस तत्व क्या है, ध्यान से देखेंगे। आपके आवर्त सारणी में वर्ग 18 यानी शून्य समूह में उपस्थित तत्व अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं, क्योंकि
हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये जो भी जितने भी तत्व हैं वो आपके वर्ग 18 में हैं। इन्हें शून्य समूह का तत्व भी कहते हैं। इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका पूरा कोष पूर्ण रूप से भरा होता है। सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, इसी कारण ये अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम बता सकते हैं। अक्रिय गैस तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। एज अ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं वर्ग 18 के तत्व हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी अक्रिय गैस तत्व है। देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस तत्व है। ये अक्रिय तत्व है, ये किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते। सामान्यतः ये तत्व किसी दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं करते। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अक्रिय गैस तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। एज एग्जाम्पल इसमें से कोई भी तत्व उठाएं, आर्गन ले लीजिए। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,8 हुआ कि नहीं? अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा कर रहा, अक्रिय गैस संरचना को प्राप्त कर लिया इसने, क्योंकि सभी तत्व चाहते हैं कि उनके अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक ना हो, यानी अंतिम कोष में अधिकतम कितने तत्व इलेक्ट्रॉन हो? 8 हो। इस बात से स्पष्ट होता है कि आर्गन एक अक्रिय गैस है। ये भाई अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर चुका है, अब इसे किसी से लेने और देने की आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रॉन न ये डोनर है, न देगा न किसी से लेगा, इसलिए अक्रिय गैस है। इसी में से नियॉन भी उठा सकते हैं हम। नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी पूरा कर लेता है, इसलिए ये किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करेगा। इसका मतलब जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे अक्रिय गैस तत्व कहलाते हैं। अगला है सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट्स। सामान्य तत्व किसे कहते हैं? जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम एक कोष अपूर्ण होता। जिन जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका बाह्यतम सबसे बाहरी एक कोष अपूर्ण हो, तो वह सामान्य तत्व कहलाता है। जरा ध्यान से देखिए आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी में आपको बता दें कि कौन कौन से तत्व हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके अंतिम एक कोष अपूर्ण होते हैं। जैसे आवर्त सारणी में फर्स्ट समूह, फर्स्ट समूह में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। सही बात है, अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इससे स्पष्ट होता है ये सामान्य तत्व है। इसे 8 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, किसी और को देना पड़ता है। इसी तरीके से सेकेंड ए समूह में जो तत्व है ये भी सामान्य तत्व है, क्योंकि इनके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। इसी तरीके से थर्ड ए में जितने तत्व हैं इनके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 ए में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 ए में जितने तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मॉस्कोवियम, इनके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये जितने तत्व हैं इनके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने तत्व हैं उनके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि जितने भी ये तत्व दिख रहे हैं इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका बाह्यतम एक कोष अपूर्ण होगा। वहीं पर जब हम 18वें समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो पूर्ण रूप से भर जाता है। भर जाने का मतलब ये
सामान्य तत्व नहीं है। बाकी जो इधर दिख रहे हैं आपको एलिमेंट्स, ये सभी क्या है, सामान्य तत्व हैं। तो सामान्य तत्व को परिभाषित कर सकते हैं आप कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका वाह्यतम एक कोश अपूर्ण हो, उसे हम सामान्य तत्व कहते हैं। जैसे आवर्त सारणी का फर्स्ट ए समूह, सेकंड ए समूह, थर्ड ए समूह, 4A समूह, 5A समूह, 6A समूह और 7A समूह। फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, 4A, 5A, 6A, 7A, इतने एलिमेंट्स क्या हैं, सामान्य तत्व हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी समूह के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका वाह्यतम एक कोश अपूर्ण रहता है। उसके बाद अगला तत्व है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या है, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके वाह्यतम दो कोश अपूर्ण हो। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका वाह्यतम दो कोश अपूर्ण हो, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखेंगे भाई संक्रमण तत्व क्या है। अक्रिय गैस तत्व में कह रहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे सभी कोश भरे रहते हैं। सामान्य तत्व में बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे अंतिम एक कोश अपूर्ण होता है। संक्रमण तत्व में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे वाह्यतम दो कोश अपूर्ण रहता है। देखिए सीरियल से चला आ रहा है, सारे कोश भरे होते हैं, एक कोश अपूर्ण होता है, इसमें दो कोश अपूर्ण होता है। अब संक्रमण तत्वों में बताया गया कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होता है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, कोई पूछेगा जैसे तो ध्यान देंगे। 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, फर्स्ट B, ये सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। सेकंड B संक्रमण तत्व नहीं होता, सेकंड B संक्रमण तत्व नहीं होता। जरा ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। संक्रमण तत्व के बारे में बताया कि जिसका वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होता है उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जिसके वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे मैं बता रहा है कि 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, देखिए 8 में B नहीं है, 8 में 3 श्रेणियां हैं, 8, 9, 10, 8 और फर्स्ट B और फर्स्ट B, ये सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर सेकंड B क्यों छोड़ दिया। देखिए ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी ये जितने भी तत्व हैं वो सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। सामान्यता कुछ लोग बताते भी हैं कि डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। हाँ, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट को समझना है। डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जितने भी वर्ग हैं इनमें रेड कलर से देखो एरो बना हुआ है, इसे कहा गया है डी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितने डी ब्लॉक के तत्व हैं सभी संक्रमण तत्व हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं होते, सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? देखिए अभी परिभाषा लिखाई गई संक्रमण तत्व में कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका वाह्यतम दो कोश अपूर्ण होता है, उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एज एग्जाम्पल
हमने आपको बता दिया कि 3rd B 4B 5B 6B 7B 8 और 1st B समूह के सभी तत्व संक्रमण तत्व हैं, लेकिन इसको मैंने कहा कि ये नहीं है। क्यों नहीं है इसको समझते हैं। इनमें से हम एक तत्व उठाते हैं जिंक। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोरबरी के नियम से तो क्या मिलता है? 2 8 8 2 20 और 10 30। जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने आपके सामने करके दिखाया। इसमें देखिए परिभाषा क्या थी संक्रमण तत्व की? वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। जरा ध्यान से देखिए, पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 भर सकते हैं, तीसरे में 18 भर सकते हैं, चौथे में देखिए यही भर अधूरा है ना, सिर्फ यही एक तत्व अधूरा है, जो यही एक कोष है जो अधूरा है, अपूर्ण है। तो इसका मतलब कि इसमें वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण कहां है? इसमें तो एक ही कोष अपूर्ण है। इसका मतलब कि प्रॉब्लम है। सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं हो सकते। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस सारणी में, ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये बताइए, अब आपके सामने मैं पूछ रहा हूं, क्या ये सभी तत्व संक्रमण तत्व हैं? नहीं है, क्योंकि अभी आपने जिंक का एग्जाम्पल देख लिया। इसी तरह आप कैडमियम का भी देखेंगे, मरकरी का भी देखेंगे, कॉपरनीशियम का भी देखेंगे, इन सभी आपको ऐसा ही मिलेगा। इससे स्पष्ट होता है ये क्या है? ये संक्रमण तत्व नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक तत्व है। डी ब्लॉक तत्व क्यों है? क्योंकि इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाएगा। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d10 में प्रवेश पा रहा है और डी में कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। आप बाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है। तो जरा समझिए, संक्रमण तत्वों की 2 परिभाषाएं हैं। एक तो ये जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। यहां ये फ्लॉप हो गया भाई, अंतिम कोष में अंतिम 2 कोष अपूर्ण कहां है? एक ही कोष अपूर्ण है, एक तो भरा हुआ है। और एक परिभाषा यह है कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका डी कक्षक अपूर्ण होता है, उसका डी कक्षक अपूर्ण होता है, उसे संक्रमण तत्व कहते हैं। इसका डी कक्षक अपूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से भर गया है, क्योंकि 10 डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक संक्रमण तत्व नहीं है। इसी तरह कैडमियम भी संक्रमण तत्व नहीं है और मरकरी भी संक्रमण तत्व नहीं है। अब मेरी बात समझिए, ये तो पक्का है ना कि ये डी ब्लॉक तत्व है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पा रहा है कि नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब कि ये सभी डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। सही बात नहीं है? डी ब्लॉक के तत्व सभी हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व है नहीं है। लेकिन सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। अब जरा ध्यान से देखेंगे, संक्रमण तत्व ये नहीं है ना, ये तो है पूरे। अब ये संक्रमण तत्व जो है ये डी ब्लॉक के तत्व है कि नहीं? समझ रही बात? तो कॉन्सेप्ट पकड़ने वाला बात है यहाँ पे। सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व हैं। सभी संक्रमण तत्व, जितने भी संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, ये सभी क्या हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि सभी डी ब्लॉक के तत्वों में जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम भी आता है, जो संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा है, डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा है। तो ये हो गया आपका संक्रमण तत्व। तो जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होता है उसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है। और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा तो जिन जिन वर्गों के बारे में हमने आपको बताया है, सिर्फ इसी में अपूर्ण पाए गए वाह्यतम 2 कोष, बाकी और में भरे थे, एक ही बचा उसमें भरे थे।
अब बारी आई आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व। जरा ध्यान से समझेंगे इसको, एकदम रेशियो चला रहा है, ध्यान से देखिएगा। सभी कोष भरे थे, एक कोष अपूर्ण था, दो कोष अपूर्ण था, इसमें 3 कोष अपूर्ण कर दे, सीरियस जा रहा है ना। जिन तत्वों के सभी कोष भरे थे अक्रिय गैस तत्व, जिन तत्वों के वायतम 1 कोष अपूर्ण थे सामान्य तत्व, जिन तत्वों के वायतम 2 कोष अपूर्ण थे संक्रमण तत्व, और जिन तत्वों के वायतम 3 कोष अपूर्ण रहेंगे आंतरिक संक्रमण तत्व। क्लियर, बन गई ना परिभाषा, एक याद कर लिया, धीरे से चेन खुलती चली गई। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है? जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका वाह्यतम 3 कोष अपूर्ण हो, उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके वाह्यतम 3 कोष अपूर्ण हो, उसे हम आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे नीचे रखिए 2 सीरीज, लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टेनाइड श्रेणी। लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर के 71 तक, और एक्टेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक के जो तत्व हैं, 14 दूनी 28 तत्व, ये आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, क्योंकि इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर, बोरबरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके वाह्यतम 3 कोष अपूर्ण रह जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व। ध्यान से देखेंगे, लिखा है F ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जिस तरीके से यहां बता रहा है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं ना, उसी तरह यहां बता रहा है कि यह ब्लॉक तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व, यह ब्लॉक तत्व। तो ध्यान से देखिए, ये जो रेड कलर का एरो बना हुआ है, ये सिर्फ इसी तत्व तक बना हुआ है। इसका मतलब जो लैंथेनियम और एक्टेनियम ये यहाँ के तत्व नहीं है, ये यहाँ के तत्व हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाएगा, एफ कक्षक में प्रवेश नहीं पाएगा। इसका मतलब ये दोनों तत्व यहाँ से कट आउट है, यहाँ पे है। हमें 58 से ऐड करना है, 58 से 71 तक, 90 से 103 तक मिला के हो गए 28 तत्व। ये 28 तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो जिन तत्वों के सभी कोष भरे वो अक्रिय गैस तत्व, जिन तत्वों के वाह्यतम 1 कोष अपूर्ण वो सामान्य तत्व, जिन तत्वों के वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण संक्रमण तत्व, जिन तत्वों के वाह्यतम 3 कोष अपूर्ण आंतरिक संक्रमण तत्व। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण हुआ। अब चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ, क्या उसमें कुछ और भी जानकारियां अलग हैं? जी हाँ, ध्यान से देखेंगे। आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह में हाइड्रोजन को छोड़कर उपस्थित सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को बता चुका हूं। तो फर्स्ट समूह में हाइड्रोजन को छोड़कर उपस्थित सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। सेकेंड समूह में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इसे क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु, मृदा माने मिट्टी, अर्थात ये जो तत्व होते हैं ये मिट्टी के समान अगलनीय होते हैं, इसी कारण ये मृदा धातु कहलाते हैं। उसके बाद देखेंगे, इसे अक्रिय गैस तत्व कहते हैं, अभी कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। इसे कहते हैं हैलोजन तत्व, इसे कहते हैं कैल्कोजन तत्व, इसे कहते हैं निक्टोजन तत्व। देखिए, इन तत्वों का जो नाम पड़ा है, इन तत्वों का जो नाम पड़ा है उसके पीछे भी रीजन है। रसायन का उद्गम मिस्र से हुआ, ठीक है। तो लैंग्वेज की वजह से उस समय इनके गुणों के आधार पर इनका नामकरण हुआ है। जो आप धीरे धीरे तत्वों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो इनके बारे में सारी जानकारियां मिलना शुरू होंगी। देखिए, मैंने
बताया कि इसे लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के आगे के जितने भी तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 92 के आगे के जितने भी तत्व हैं वो सभी ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनियम तत्व। ठीक है, और इसी के साथ में और समझिए, जो ये तत्व हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का जो वर्गीकरण हुआ है वो आपके सामने है। इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को उनके खंडों के बारे में विभाजित किया गया था, खंड के तरह। खंड माने होता है ब्लॉक, ब्लॉक में होता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, या ब्लॉक। देखिए इस आवर्त सारणी में 4 खंड होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, ये जो 2 सीरीज दिख रही हैं आपको, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट स्पेक्ट हीलियम, हीलियम को छोड़कर बाकी ये सभी तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। हीलियम को क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1s2 होगा और इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश पाता है, एस कक्षक में प्रवेश पा रहा है, एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा। तो हीलियम को छोड़कर बाकी जितने तत्व हैं इनमें से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसे देखेंगे कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश पाएगा। इसी प्रकार ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाएगा। इसी प्रकार ये एफ ब्लॉक तत्व हैं, इनमें से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप देखेंगे इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश पाएगा। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश पाता है, इसी कारण इसको यहां पे स्थान नहीं दिया गया, नीचे रख दिया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में जो विभाजित किया गया है, तो आप देखेंगे अलग अलग राइटर में कि बुक में अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। देखिए किसी राइटर में आपको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण 4 भागों में, अक्रिय गैस तत्व, सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व। और कहीं आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण में 4 एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश पाता है वो एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनमें से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश पाएगा। जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश पाएगा वो सभी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जितने भी तत्व हैं ये सभी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, हीलियम को छोड़कर। और परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक, फिर 39 से 48 तक, फिर 57 और 57 के बाद 72 से 57 के बाद 72 से 80 तक, फिर 89 के बाद 104 से 112 तक, कुल मिला के 40 तत्व ये डी ब्लॉक तत्व होते हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश पाता है। ठीक इसी प्रकार लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी की जो तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश पाता है, इसी कारण ये एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। तो ब्लॉक में भी 4 भागों में बांटा गया और इस तरह 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम समझ गए कि डी ब्लॉक के सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। कहने के लिए कह देते हैं लेकिन सही बात नहीं है। सही बात क्या है? सभी संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, है ना। और आंतरिक संक्रमण तत्व सभी एफ ब्लॉक के तत्व आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जरा ध्यान से देखेंगे इस आवर्त सारणी में आपको वर्ग 11 दिख रहा होगा। वर्ग 11 में फर्स्ट भी लिखा है समूह ना। इसमें देखिए लगातार 3 तत्व है, कॉपर, एजी, एयू। कॉपर माने तांबा, एजी माने चांदी, एयू माने सोना। इन्हें सिक्का धातु कहते हैं, सिक्का धातु, मुद्रा धातु, क्वाइन मेटल्स। ठीक है ना, क्योंकि
इन धातुओं के सिक्के बनते थे। आपने सुना होगा तांबे का सिक्का चला था इतिहास में, तांबे का सिक्का चला था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, है ना। इन्हें इसलिए इन्हें सिक्का धातु कहते हैं। सभी जितने भी तत्व हैं सभी के अंदर एक विशेष जानकारी है। जैसे सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ऑस्मियम, सबसे भारी धातु का क्या है ऑस्मियम, सबसे उच्च गलनांक टंगस्टन। ठीक है। इसी तरीके से क्षार धातु में वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम। सोडियम नरम धातु होता है, ठीक है ना। इसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है। जिस तरीके से फास्फोरस, फास्फोरस को भी चाकू से काटा जा सकता है। सफेद फास्फोरस को P4 सूत्र होता है सफेद फास्फोरस का, इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। इसकी गंध लहसुन जैसी होती है। इसे भी पानी में डुबो के रखा जाता है क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर इसमें आग लग जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हैं छुपी हुई। तो एक एक तत्व के बारे में पढ़ने के लिए हमको इन सभी तत्वों के बारे में विशेष जानकारी के लिए इनके साथ रहना पड़ेगा। ठीक है। मैंने इतने वर्षों में यह देखा है कि बच्चों को एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक नहीं याद हो पाते, तत्वों के नाम नहीं याद हो पाते। उनको परेशानी इस बात की रहती है सर हम याद कैसे करें। कुछ लोग रटते हैं और फिर भूल जाते हैं। जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। कुल 118 तत्व हैं बेटा। इन 118 तत्वों में से अगर हम प्रतिदिन एक तत्व के बारे में पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ा जा सकता है। सिर्फ परमाणु क्रमांक याद करना चाहें तो भी आसानी से याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सिर्फ इतना पढ़ना है। तो कुल 118 तत्व है। 118 दिन में आपको 118 तत्वों के नाम पता हो जाएंगे, उनके परमाणु क्रमांक भी। ठीक है। यानी कुल 3 से 4 महीने का काम है। कोई बोझ नहीं, कोई प्रेशर नहीं, एकदम सिंपल वे से अगर आप तैयारी करेंगे तब भी याद हो जाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आपको रसायन विज्ञान को सीखना है तो आपको उसके लिए समय देना होगा। ठीक है। तो जहां तक है आपको इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारियां मिल गई होंगी। आज मैंने सिर्फ मौखिक क्लास रखा था, सिर्फ इसलिए कि इस आवर्त सारणी के बारे में आपको कुछ विशेष बातें मैं बता सकूं। इसके लक्षणों के बारे में भी आपको पता चल गया। सिर्फ रह गया है आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। इस तत्व की स्थिति क्या है, यह कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात वह तत्व किस आवर्त का है, किस समूह का है, किस ब्लॉक का है, इसका ज्ञान होना जरूरी है, जिसे मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं।